हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। हमने रिसेंट में लगभग पिछले 2 हफ्ते से हमने देखा कि जो चुनाव आयोग के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं, उसी से रिलेटेड आज एक टॉपिक हमने लिया है। और कल की एक न्यूज़ में एक खबर आई थी कि जो विपक्षी दल है वह यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विचार कर रही है। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनको पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है, और हम उसमें संविधान इसके बारे में क्या कहता है, संविधान में इनको हटाने के लिए क्या प्रावधान है, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो संविधान जो है आर्टिकल एक अनुच्छेद 324 ये कहता है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, है ना। तो निर्वाचन आयोग गठन के बारे में आर्टिकल 324 में उल्लेख है। और आर्टिकल 324 का जो सब क्लॉज 5 है उसमें ये कहा गया है कि जो निर्वाचन आयुक्त होगा, आर्टिकल 324 का सब क्लॉज 5 वो ये कहता है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको पद से हटाने की वही प्रक्रिया होगी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है। यानी कि हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को या उनके मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाना है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई जाती है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए ही वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जैसी प्रक्रिया का उल्लेख करती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर अन्य आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाएगा, उनकी ये प्रक्रिया है। यानी कि निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्यों पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती, केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विरुद्ध ही महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई जा सकती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया चलानी है, यानी महाभियोग का प्रस्ताव लाना है संसद में, तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो यदि महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो प्रस्ताव में कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है, और यदि प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। और इसके जब ये प्रस्ताव राज्यसभा में या फिर लोकसभा में पेश किया जाएगा तो लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। एक चीज़ बताना मैंने आपको भूल गया, इसका आधार क्या होगा। यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाना है तो इसके क्या आधार हो सकते हैं। इसके मुख्यतः 2 आधार होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चलाने के लिए जो पहला आधार है वह है कि यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि उसकी पद की जो साख है और निष्पक्षता को धक्का लगता है, या फिर भ्रष्टाचार या पक्षपात में शामिल है, ऐसा कोई आरोप लगता है, तो ये एक पहला आधार हो गया। और दूसरा आधार है अक्षमता, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने कर्तव्य का पालन करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम साबित होता है, तब इन 2 आधारों पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। अच्छा, संसद में जब ये प्रस्ताव लाया जाएगा तब ये प्रस्ताव को जो लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। यदि प्रस्ताव अस्वीकार कर देते हैं तो जो प्रस्ताव है वो यहीं पे समाप्त हो जाती है, और यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो आगे की प्रक्रिया चालू होती है। जब प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में एक जांच कमेटी बनती है 3 सदस्यीय, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। और 3 सदस्य वे कौन कौन होंगे, उसमें पहला सदस्य होगा सुप्रीम कोर्ट का
कोई न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, और एक किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, और तीसरा जो होगा प्रतिष्ठित न्यायविद हो सकता है। कोई भी न्यायविद जो कि अध्यक्ष या सभापति के दृष्टिकोण से न्याय का जानकार हो, कानून का जानकार हो, तो वह उस समिति का जांच समिति का सदस्य बन सकता हो सकता है। और जांच समिति जो लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति नियुक्त करता है, बनाता है, गठन करता है इसका। और जब इस जांच समिति गठन कर दी जाती है तो जांच समिति जो है प्रस्ताव में जो महाभियोग की प्रक्रिया के प्रस्ताव में जो आरोप लगाए गए हैं, आधार बनाए गए हैं, उन आरोपों की जांच करती है। और यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो महाभियोग के प्रस्ताव को दोनों सदनों में पृथक पृथक, यानी लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पास होना आवश्यक है। जब ये 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने आदेश से उनको पद से मुक्त करता है। और यदि जांच समिति इन आरोपों को गलत पाती है या सत्य नहीं पाया जाता है, यदि जांच समिति इन आरोपों को गलत पाता है या फिर इन आरोपों सिद्ध नहीं होता है तो प्रस्ताव जो है यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इस पे एक निर्वाचन आयोग के बारे में संपूर्ण पूरा जो निर्वाचन आयोग कैसे गठित होता है उसके बारे में, और क्या क्या प्रावधान हैं संविधान में, अब पहले कितने सदस्यीय निर्वाचन आयोग होता था, अब कितने सदस्यीय आयोग हैं, इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में कल से डिटेल समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल एक नया वीडियो आएगा, उसमें ये सब निर्वाचन आयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी। तो प्लीज़ आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।